तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। एक प्लांट किंगडम यानी वनस्पत जगत के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रायोफाइट्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। प्लांट किंगडम में आप मेढक का उदाहरण समझ लें कि मेढक जो होता है वो जल स्थल चर प्राणी होता है। तो जिस तरह मेढक की जीवन चक्र पूरा करने के लिए पानी आवश्यक होता है, वैसे ही ब्रायोफाइट्स को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए पानी अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। बिना पानी के इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसलिए ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे नम स्थान हो, थोड़ा सा छायादार स्थान हो, या फिर दलदली स्थानों पर ये पाए जाते हैं। सूखे स्थानों पर ये नहीं पाए जाते, पहली बात। दूसरी चीज, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन या पादप अनुक्रमण। प्यारे बच्चों, आपने पहाड़ों पे देखा होगा बड़े बड़े पेड़ों को, जंगलों को। वास्तव में ये पेड़ या जंगल एक दिन में नहीं उगते हैं, बहुत सालों में। जब वनस्पतियों के उगने की शुरुआत होती है तो सबसे पहली शुरुआत लाइकेन और ब्रायोफाइट्स करते हैं। ब्रायोफाइट्स में जैसे मॉसेस होते हैं, वो पूरी एक परत हरी हरी बना लेते हैं। आप कभी ध्यान से देखें तो इसी को पहले ये उगते हैं, सबसे छोटे प्लांट ब्रायोफाइट्स और लाइकेंस, उसके बाद उससे बड़े प्लांट्स, उसके बाद उससे बड़े प्लांट्स, और फिर जो बड़े पेड़ होते हैं, ट्रीज, वो उगते हैं। इसी क्रिया को प्लांट सक्सेशन या पादप अनुक्रमण कहते हैं। तो इसकी शुरुआत चूंकि ये ब्रायोफाइट्स और लाइकेन करते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है मिट्टी के बनाने में और पौधों के उगने में। तो एक बहुत ही बड़ा काम करते हैं, इकोसिस्टम को बड़ा ही बूस्टअप करते हैं, इम्प्रूव करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। ये लाइक ट्रू लीव्स, रूट एंड स्टेम, अर्थात इनमें वास्तविक जड़, तना और वास्तविक पत्ती नहीं होती। यानी कि इनका जो आकार होता है शरीर का, उसको हम थैलॉइड लाइक कहते हैं। जिनमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं होती, उसको हम थैलस कहते हैं। तो हम अंतर कैसे करें? इनमें पत्ती सम संरचना होती है, जड़ सम संरचना होती है। तो अंतर क्या है वास्तविक जड़ में और इनकी संरचनाओं में? एक ही अंतर है कि जो वास्तविक जड़, तना, पत्ती होती है, उसमें वैस्कुलर बंडल यानी कि संवहन बंडल अर्थात जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। इनमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता, ये अंतर होता है। तो ये वास्तविक जड़, तना और पत्ती इनमें नहीं पाया जाता है। अगली बात है, लिटिल इंपॉर्टेंस इनका होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनका बहुत कम होता है। कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जिनको जो शाकाहारी जंतु हैं वो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ ही, बहुत ज़्यादा ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस नहीं है। एनसीईआरटी में जिसका उल्लेख किया गया है वो है स्फेग्नम। इसको पीट मॉस कहते हैं। ध्यान रहे, स्फेग्नम का दूसरा नाम पीट मॉस भी है। पीट मॉस का ही उल्लेख एनसीईआरटी में किया गया है। यूज्ड एज फ्यूल, उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं या फिर पैकिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस स्फेग्नम की क्वालिटी ये है कि ये ढेर सारा पानी देर समय तक सोख के रख सकता है, इसलिए पैकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेन प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट। प्यारे बच्चों, दो शब्द पूरे प्लांट किंगडम में बार बार आते हैं, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट। यानी कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। आज मैं चाहूँगा कि ये दोनों शब्दों का अर्थ आप अच्छी तरह समझ लें, जिससे आपको जीवन में कभी इसमें कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सिंपल चीज़ है, साधारण चीज़ है, लेकिन इसको बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आइए हम इसको क्लियर करते हैं कि ये इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है। यहाँ पर लिखा है मेन प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट। इसका मतलब क्या है? आइए इसको एक बार अगर आप समझ लेंगे तो पूरे प्लांट किंगडम ये बार बार आएगा, आपको बार बार समझने में आसानी होगी। तो देखिए, प्लांट की दो अवस्थाएं होती हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट।
स्पोरोफाइट को हिंदी में बीजाणु उद्भिद कहते हैं। और गैमेटोफाइट को युग्मकोद्भिद कहते हैं। स्पोरोफाइट सदैव डिप्लॉइड होता है, यानी कि 2n होता है, इसको डिप्लॉइड कहते हैं, यानी कि द्विगुणित होता है। और जो गैमेटोफाइट होता है वो सदैव हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का अर्थ होता है अगुणित, अर्थात इसको हम n से भी लिख सकते हैं। ये दोनों अवस्थाएं जो कि क्लियरली समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होता है, अर्थात अगर इसमें 32 गुणसूत्र हैं तो इसमें 16 गुणसूत्र होंगे, आधे होंगे। इसमें जितने गुणसूत्र होंगे उसमें इनके दुगने होंगे। अगर इसमें 10 है तो इसमें 20 है, इसमें 20 है तो इसमें 40 है, ठीक है, इसमें 50 है तो इसमें 25 है। इसमें जितनी संख्या होगी गुणसूत्रों की उसकी आधी गुणसूत्रों की संख्या इसमें होगी, और इसमें जितने गुणसूत्र होंगे उसकी दुगनी गुणसूत्रों की संख्या इसमें होगी। ये दोनों अवस्थाएं हर एक प्लांट में आती ही आती हैं, ध्यान रहे। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। अब आप ध्यान दें ये बनते कैसे हैं। हर एक प्लांट के जीवन चक्र में सामान्य स्थिति में, असामान्य की बात अलग है, कुछ अपवाद हैं प्लांट किंगडम्स में, उनको बात छोड़ दें, लेकिन सामान्य स्थिति में ये दोनों अवस्थाएं प्रत्येक प्लांट के जीवन चक्र में आती ही आती हैं। तो ध्यान दीजिए, स्पोरोफाइट उत्पन्न होता है स्पोर, स्पोरोफाइट से। तो क्या ये उत्पन्न हुआ जी, यहां पे स्पोर बना। क्या बना? स्पोर बना। स्पोर मतलब बीजाणु। अब आप यहीं पे चीजों को समझिए। बीजाणु उद्भिद, उद्भिद माने उद्भव किसका? बीजाणु का। तो इससे क्या बन रहा है? बीजाणु बन रहा है, जिसी को इंग्लिश में हम स्पोर कहेंगे। और किस क्रिया के द्वारा बन रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस? किस प्रक्रिया के द्वारा बन रहा है? तो वह प्रक्रिया है मियोसिस। मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान रहे, आप सब जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में एक डिप्लॉयड कोशिका से हैप्लॉयड कोशिका का निर्माण होता है। प्लांट में उसी हैप्लॉयड कोशिका को बीजाणु कहते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पर डिप्लॉयड कोशिका है, 2n है, और मियोसिस के बाद, अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो कोशिका बनेगी, आप सब ने पढ़ा है कि एक कोशिका से, एक डिप्लॉयड कोशिका से 4 हैप्लॉयड कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रक्रिया में, अर्धसूत्री विभाजन में 4 बनती हैं। साथ ही साथ इन चारों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो अब यहां जहां पे 2n है, यहां पे इस बीजाणु में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? आधी होगी, यानी कि n होगा। अब इसी बीजाणु से, इसी स्पोर से अनुकूल परिस्थितियों के आने पर और उसके अंकुरण के बाद जिसका जन्म होगा वह गैमेटोफाइट होगा, युग्मकोद्भिद होगा। और फिर इस युग्मकोद्भिद के द्वारा, ध्यान रहे कि युग्मक का निर्माण होगा। ये किसका निर्माण करेगा? किसका उद्भव होगा? गैमीट का। युग्मक मतलब गैमीट। तो कितने तरह के आपको पता है कि यहाँ 2 तरह के गैमीट्स होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मान लीजिए कि ये फीमेल गैमीट है और एक दूसरा हो गया ये मेल गैमीट हो गया। अब ये 2 तरह का गैमीट बनाएगा। जब ये खुद हैप्लॉइड है तो गैमीट भी हैप्लॉइड ही होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये डिप्लॉयड नहीं होंगे, गैमीट कभी डिप्लॉयड नहीं होते। सामान्यतः पूरी प्रकृति में देखें तो गैमीट्स जो होते हैं ये मेल और फीमेल, ये डिप्लॉयड नहीं होते, ये हैप्लॉयड ही होते हैं गैमीट। इनको युग्मक कहा जाता है। और ये जिस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं उसको माइटोसिस कहते हैं। ध्यान रखिए, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन से बनते हैं। समसूत्री विभाजन से ये बनता है।
और हम जानते हैं कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है, उसमें जितने इसमें होंगे उतने ही इनमें भी होंगे। तो ये दो तरह के गैमीटोफाइट, ये दो तरह के गैमीट्स बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं, इसलिए उनको युग्मकोद्भिद कहा जाता है। ये युग्मक बन गए, एक मेल है एक फीमेल है, ये दोनों आगे जाके जुड़ गए और इस प्रक्रिया को, जिसमें ये दोनों युग्मक जुड़ जाते हैं, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि संलयन, सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रक्रिया में ये मेल और फीमेल दोनों गैमीट जाके मिल गए, और मिल गए तो यहाँ पर क्या बना, द फर्स्ट सेल, जो दोनों के फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनी, मेल और गैमीट के जुड़ने से जो बना, उस फर्स्ट सेल को हम कहते हैं जाइगोट। और यह जाइगोट अब 2n हो गया, क्योंकि एक n ये एक ये n, दोनों n मिलके क्या बना लिया, 2n जाइगोट का हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट सेल, यह पहली कोशिका है जो कि स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट 2n होता है ना, तो ये पहली कोशिका है जो कि स्पोरोफाइट है। तो इस जाइगोट से स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद प्लांट का विकास होगा। अब आप ध्यान दें कि इस जाइगोट से बीजाणुद्भिद बना, और इस बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट से मियोसिस के बाद स्पोर बने, बीजाणु बने, जो कि हैप्लॉइड है। इस हैप्लॉइड स्पोर से गैमेटोफाइट का जन्म हुआ, और इस गैमेटोफाइट से गैमीट बने, इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट बने। इस तरह से पूरे प्लांट में सभी का जीवन चक्र पूरा होता है, और सभी प्लांट्स में ये दोनों अवस्थाएं आती हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें उनका जो मुख्य अवस्था होती है वो गैमेटोफाइट होती है, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी मुख्य अवस्था स्पोरोफाइट है। तो यहाँ पर ये जान लें कि किसकी मुख्य अवस्थाएं गैमेटोफाइट हैं, तो वह है एल्गी और ब्रायोफाइटा, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। ये जो दोनों प्लांट ग्रुप्स हैं, इनका जो मेन प्लांट है वो गैमेटोफाइट होता है। आप यहाँ पे देखिए, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, यानी कि गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड मतलब ये अगुणित, एन या गैमेटोफाइट, ये सभी बातें एक ही बात को बताती हैं। गैमेटोफाइट का अर्थ हो गया कि ये हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड का अर्थ हो गया कि गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इसका अर्थ हो गया कि हम एन से व्यक्त करते हैं। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या जस्ट डबल होती है, तो हम इसको 2n लिखते हैं, और डिप्लॉइड या द्विगुणित होता है। ये हुआ। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा जो होते हैं, इनका जो मेन प्लांट बॉडी है, जैसे ये मेन प्लांट बॉडी आपको ब्रायोफाइट्स का दिख रहा है, तो ये क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा। और जो बाकी इसके अलावा है, जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 3 प्लांट ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है। जो हमें दिखता है, जो हमें प्लांट्स दिखते हैं, फूल वाले जितने भी हैं, जो प्लांट आपको दिखता है वो आपको मान के चले कि वो स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुद्भिद होता है। आगे हम और इसका डिटेल समझाएंगे। तो आई होप कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आज आप बिल्कुल समझ गए होंगे और कभी नहीं भूलेंगे कि ये गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट क्या होता है, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद क्या होता है। आइए बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी है लिवरवर्ट्स और दूसरी कैटेगरी है मॉसेस। लिवरवर्ट्स के अंतर्गत मार्केंसिया आता है। लिवरवर्ट का उदाहरण है मार्केंसिया। मार्केंसिया जो होता है वो इस तरह का, जैसे आप देख रहे हैं, इसी तरह की संरचना होती है। लीवरवर्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखने में लीवर जैसा होता है, हम लोगों का जैसे यकृत होता है, इसी से मिलता जुलता संरचना होती है। बहुत छोटे होते हैं और ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे लगातार झरने पानी गिरते रहें, उनको मॉइस्चर पानी मिलता रहे, इस तरह की संरचना इस जगहों पे पाए जाते हैं। इनमें जो मेल स्ट्रक्चर होता है उसको एंथ्रीडियोफोर कहा जाता है या पुंधानीधर कहते हैं। इस पे एंथ्रीडियम
की संरचना होती है और उसमें एंथीरोजॉइड्स बाइफ्लैजेलेटेड यानी कि द्विकसाभ युक्त एंथीरोजॉइड्स द मेल गैमीट होता है, उसका निर्माण होता है, उसका विकास होता है इस पर। दूसरा इसमें एक एसेक्सुअल संरचना पाई जाती है जिसको जेमा कप कहते हैं। जेमा कप एक अलैंगिक संरचना है। बाद में यह इस प्लांट बॉडी से अलग होकर नए प्लांट का विकास हो जाता है, इससे जन्म हो जाता है। तीसरी चीज इसमें राइजोइड्स वास्तविक जड़ रूट नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ को, जो कि एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकती हैं, इसको राइजोइड या मूलाभ कहते हैं। तो ये तो इसकी संरचना के बारे में हो गया। और जो इसका फीमेल ऑर्गन होता है उसको वह जो आर्किगोनियोफोर पर पाया जाता है, स्त्रीधानी धर पर पाया जाता है, इसके ऊपर पाया जाता है। ध्यान रहे, आर्किगोनियोफोर पर पाया जाता है। तो इस तरह की संरचना होती है यहाँ पर। अब आप ध्यान दीजिए कि इसका जीवन चक्र पूरा कैसे होता है। जैसे मैंने अभी बताया, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है यह गैमेटोफाइट है। अब यहां से एंथ्रीडियोफोर से एंथ्रीडियोजॉइड्स यानी कि पुमड़ जिसे कहते हैं, जो मेल गैमीट है वो बनेगा। और जब पानी की लहर आएगी, ये प्लांट बड़े नहीं होते, छोटे होते, पानी की लहर आएगी तो ये इसके ऊपर आएगा और यहाँ पर जो आर्किगोनियम है यहाँ पर पहुँच के जाइगोट की संरचना बनाएगा, यानी कि ये संरचना बन जाएगी 2n। ये n दोनों मिल गए 2n। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो कि डिप्लॉयड होगा, स्पोरोफाइट होगा, वो यहाँ पर बनेगा और यहाँ एक बड़ी संरचना का विकास होगा और फिर इसमें स्पोरेंजियम बनेंगे। स्पोरेंजियोफोर से स्पोरेंजियम में बनेंगे और स्पोर्स बनेंगे, ढेर सारे स्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। मियोसिस के द्वारा इसमें ढेर सारे स्पोर्स बनेंगे और फिर वे स्पोर्स बाद में छोड़ दिए जाएंगे और उनसे फिर इन प्लांट्स का विकास होगा। ऐसे ही इनका जीवन चक्र चलता है। फिर ये प्लांट बने, फिर इसमें एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर, इस तरह से। फिर पानी के साथ, पानी बड़ा ज़रूरी होता है, बिना पानी के फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पानी की मदद से ही या इसके पुमड़ या मेल गैमीट्स फीमेल के पास पहुंचते हैं। तो अंड लाइक इसका फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से कुछ, और यहाँ पर एग होता है। तो यहाँ पर ये पहुँचता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसकी पूरी संरचना यहाँ पे बनती है जो कि स्पोरोफाइट कहलाएगी। और उस स्पोरोफाइट में फूट सीटा कैप्सूल 3 भाग होंगे। कैप्सूल में उसके स्पोर्स का जन्म होगा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा और फिर वे स्पोर का जन्म होगा और वे फिर स्पोर्स वहां से निकल के फिर युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे, जन्म देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया लिवरवर्ट्स या मार्केंसिया में। आप लोगों ने ये प्लांट जरूर देखा होगा अपने आसपास, ध्यान से इसको देखिए, नहीं देखा है तो इसको पहचानिए। ये फ्यूनेरिया है, ये मॉस के अंतर्गत आता है। मॉस के 3 एग्जाम्पल हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। ये हमारे आसपास आसानी से दिख सकता है। तो ये फ्यूनेरिया है, इसका नाम फ्यूनेरिया है। अब आप देखिए कि फ्यूनेरिया मॉस के अंतर्गत आता है। ये लिवरवर्ट और मॉस की संरचना थोड़ी सी अलग होती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब मेन प्लांट बॉडी इसका गैमेटोफाइट होता है तो जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है, जो आपको यहाँ साफ साफ दिखेगा। नीचे देखिए, ये गैमेटोफाइट है जो कि हरे रंग का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसी पर यह स्पोरोफाइट डिपेंड करता है अपने पोषण के लिए, पूरी तरह डिपेंड करता है, निर्भर होता है, पैरासाइट होता है, हम कुछ भी कह लें। कि ये स्पोरोफाइट मॉसेस में आपको साफ साफ दिख रहा है कि गैमेटोफाइट पर अपने पोषण के लिए, अपने आश्रय के लिए, हर चीज के लिए डिपेंड करता है, निर्भर रहता है। अब मॉसेस में या फ्यूनेरिया में इनका जीवन चक्र कैसे पूरा होता है, देखिए, ध्यान दीजिए। बिल्कुल जैसे आप इसको समझ चुके हैं, इसी को आगे हम ले चलते हैं। होता क्या है इसमें,
देखिए ये कैप्सूल है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। और नीचे का जो हिस्सा होता है ये राइजॉइड्स होता है, जड़ लाइक संरचना होती है और पत्ती सम संरचना होती है और इसी के ऊपर ये स्पोरोफाइट होते हैं। हिंदी एडिशन के बच्चे ध्यान दें कि गलती से जो यहाँ पर कैप्सूल लिखा है इस स्ट्रक्चर को किताब में सीटा लिख दिया गया है, वो गलती से मिस्टेक हो गया है, तो उसको आप सही कर लें, वो एक्चुअली कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर्स का निर्माण होगा, यानी कि बीजाणु बनेंगे। भाई बीजाणुद्भिद है तो बीजाणु ही ना बनाएगा, तो स्पोर्स का निर्माण होगा जो कि हैप्लॉइड संरचना होगी, बीजाणु बनेंगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। और इसके बाद इस बीजाणु से इसके अंकुरण के बाद जो संरचना बनेगी उसको प्रोटोनीमा कहते हैं, प्रोटोनीमा कहा जाता है। और इसी प्रोटोनीमा के ये एक कह लें कि ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, कभी कभी इसके फ्रेगमेंटेशन से टूटने से भी नए प्लांट बन जाते हैं। इसी से जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसी से जन्म होता है। इस दूसरे ध्यान रहे कि गैमेटोफाइट की 2 अवस्थाएं होती है मॉसस में, एक प्रोटोनीमा, एक लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा जो ये इस थ्रेड लाइक यानी कि सूत्रवत रचना होती है, प्राथमिक रचना होती है, उसको प्रोटोनीमा कहते हैं। और उसी से ये दूसरे तरह की संरचना का विकास होता है जो कि लीफ लाइक, पत्ती लाइक संरचना होती है। तो ये 2 अवस्थाएं होती हैं मॉसस में। गैमेटोफाइट की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक को प्रोटोनीमा कहते हैं, दूसरे को लीफी स्टेज कहा जाता है, पत्ती संरचना होती है। और इसी से विकास होता है स्पोरोफाइट का। और कैसे, जैसे यहां पर भी 2 ऑर्गन हो गए, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। आर्किगोनियम यानी कि हम मान लेते हैं आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम में एक एग होगा, स्त्रीधानी धर्म में एक अंड होगा, ओस्फियर बोलते हैं इसको, अंड होगा। और यहाँ पर एंथीरोजॉइड्स आएंगे पानी की मदद से, इसको फर्टिलाइज करेंगे, पहली सेल बनेगी जिसको हम जायगोट कहेंगे, वह डिप्लॉयड होगी अर्थात बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट होगी। और उसी से फिर ये सीधे सीधे मियोसिस नहीं होता, थोड़ा सा और उसका विकास होता है, उस डिप्लॉयड संरचना का जायगोट से विकास होता है। तो जायगोट से ये पूरी संरचना बनी, इसको नीचे वाले को फूट, बीच में जो धागे जैसी रचना होती है उसको सीटा, और सबसे ऊपर जो फूली संरचना होती है उसको कैप्सूल कहते हैं। इस पूरी संरचना का निर्माण हुआ जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। इसकी प्रत्येक कोशिका डिप्लॉयड होगी। इसी डिप्लॉयड कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाओं में मियोसिस की क्रिया संपन्न होगी, अर्धसूत्री विभाजन होगा। यह घटना कैप्सूल में घटित होगी और उसके फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप स्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, बीजाणु बनेंगे। और फिर यही बीजाणु अनुकूल परिस्थिति आने पर इनका फिर अंकुरण होगा, प्रोटोनीमा बनाएंगे, प्रोटोनीमा से फिर सेकेंडरी लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, फिर आर्किगोनियम में फर्टिलाइजेशन होगा, एंथीरोजॉइड्स आएंगे और फिर ये स्पोरोफाइट संरचना बनेगी, फिर स्पोर बनेंगे। इस तरह इनका जीवन चक्र पूरा होता है। आई थिंक आपकी समझ में बात आ गई होगी, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा प्रयास है कि वहाँ पर भी हम इसका आपको सही उत्तर देंगे। वीडियो और चीज़ों को अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर करें। खूब मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।